नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। शुक्रवार को लोकसभा चुनावों के लिए देश के 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर मतदान हुआ। प्रदेश की भी 25 में से 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान हुआ है। पिछली बार के मुकाबले इस बार मतदान कम रहा। चुनाव आयोग की ओर से जारी आंकड़ों में 12 लोकसभा सीटों पर 57.87% मतदान रहा, जो कि 2019 के चुनाव में 63.71% मतदान से कम था। यानी राजस्थान में मतदान पिछले आंकड़ों की अपेक्षा 5.84% कम रहा है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं किस लोकसभा सीट पर पिछले चुनाव और इस चुनाव में कितना प्रतिशत मतदान हुआ। सीकर में देखिए, यहां भी 7% के लगभग कम आपको दिखाई देगा। जयपुर ग्रामीण में 8 से भी ज्यादा प्रतिशत वोटिंग परसेंटेज कम रहा। जयपुर शहर में 5.24% मतदान कम रहा है। अलवर की अगर बात करें तो यहां भी 7% मतदान कम रहा। भरतपुर में 6.12% मतदान इस बार कम हुआ है। करौली में भी करीब 6% तक मतदान कम रहा। तो कुल मिलाकर के 2019 के आम चुनाव और 2024 के आम चुनाव के पहले चरण को अगर हम देखें तो फिर आंकड़ा ये बताता है कि चुनावों में मतदान इस बार कम हुआ। क्या कारण रहे हैं इस मतदान के कम होने के, और मतदान कम होने के मायने क्या हैं? किस पार्टी को कितना फायदा अब इससे मिल सकता है? कौन सी सीट पर मतदान प्रतिशत किसकी ओर इशारा कर रहा है? इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे। और मुख्य रूप से बड़ा सवाल यही रहेगा कि पहले चरण में मतदान प्रतिशत कम रहने से किस पार्टी को फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आशुतोष रावत वरिष्ठ पत्रकार के नाते से हमारे साथ जुड़ेंगे। सुशांत पारेख हमारे संवाददाता हैं जयपुर से, अपना विश्लेषण देंगे इस मुद्दे पर। सुरेश गर्ग प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्वागत है आपका। सुमित गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। शुरुआत करते हैं चर्चा की और शुरुआत करते हैं सबसे पहले वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष रावत जी से। आशुतोष, 2024 के पहले चरण का मतदान खत्म हो गया। राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हुआ है। ये सारा आंकड़ा बहुत सभी अब जान रहे हैं कितना प्रतिशत मतदान हुआ, लेकिन बड़ा सवाल ये निकल के आ रहा है जो लोग समझना भी चाह रहे हैं कि कम मतदान के मायने क्या है। देखिए राहुल जी, इस बार राजस्थान में पिछले लोकसभा चुनाव के कंपैरेटिवली कम मतदान प्रतिशत हुआ है। लेकिन हालांकि आप जो 102 सीटों पर पूरे देश भर में चुनाव हुए, उनमें से अगर आप वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी मतदान का प्रतिशत इसलिए किया कि यह पार्टी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थे इस लोकसभा चुनाव के लिए, क्योंकि राजस्थान और उत्तराखंड की पिछली बार पूरी की पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी, तो वहीं उत्तर प्रदेश की भी एक बड़ी संख्या में लगभग 63 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। और अगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि इस चुनाव के कैंपेनिंग में अपना जो टारगेट कह रही है कि हमको 400 के पार जाना है, तो अगर उस 400 के पार जाना है तो इन राज्यों में उसको अपना प्रदर्शन दोहराना पड़ेगा या उत्तर प्रदेश में अपना प्रदर्शन बेहतर करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो मत प्रतिशत कम हुआ है उसके दो कारण मोटे मोटे तौर पर नजर आ रहे हैं। पहली एक चीज कि भारतीय जनता पार्टी के वोटर ने, या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शायद फील्ड में उतना काम नहीं किया। उनको मोदी के काम और राम के नाम पर इतना विश्वास था कि लोग आएंगे और वोट डालेंगे और मोदी जीत। ठीक है, क्या इसका उलट भी हो सकता है? सुशांत पारेख, क्या ये जो समझा रहे हैं अभी आशुतोष रावत सर, क्या इससे विपरीत भी एक एंगल हो सकता है कि विपक्ष का जो कार्यकर्ता है वो असफल रहा अपने मतदाताओं को बूथ तक ले जाने में, उनसे वोट डलवाने में? बिल्कुल राहुल जी, दूसरा पक्ष इसका यही है कि यह एक ऐसे, मैं सुशांत पारेख से पूछ रहा हूं। आशुतोष जी सुशांत पारेख जवाब देंगे। सुशांत पारेख, क्या इसका दूसरा पक्ष भी हो सकता है? विपक्ष नहीं बल्कि सत्ता पक्ष का जो कार्यकर्ता है वो भी इस बार उतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकला। आमतौर पे जितना अगर हम 2019 और 14 की इलेक्शन की बात करें, ऐसी कोई वेव हमें दिखाई नहीं दी है। कांग्रेस की बात करें तो एक बड़ा अवसर था, लेकिन वो गंवाया है उन्होंने। इस बात में वो खुश हो सकते हैं कि घटे हुए वोट प्रतिशत से हमें लाभ जो है वो मिलेगा, लेकिन ये
एक तरीके से बता रहा है कि कांग्रेस उतनी ताकत से चुनाव नहीं लड़ पाई कि सत्ता के खिलाफ जो वोट पड़ना चाहिए उसके लिए लोग घरों से निकले। अमूमन अगर मैं देखूं तो मुस्लिम बहुल इलाकों में भी इस बार जब हम गए तो उस तरह का उत्साह, उस तरह का माहौल नहीं था जो अमूमन होता है। यानी कहीं ना कहीं ये मान लिया गया वोटर की तरफ से, या जिस तरह से नेगेटिव पॉलिटिक्स देश में हुई है, फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो उतना इंटरेस्ट उसने नहीं लिया इस इलेक्शन में। तो कई सारे फैक्टर हैं, निश्चित रूप से वेकअप कॉल भी है भाजपा के लिए, क्योंकि कई सारी ऐसी सीटें, खासतौर पे चूरू है, झुंझुनू है, नागौर है, दौसा है, जहां जो सारे फीडबैक आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कांटे की टक्कर है, और कांटे की टक्कर में हार जीत का मार्जिन बहुत कम रह सकता है। इसके अलावा भी एक जो घटा हुआ वोट प्रतिशत ये बता रहा है कि भाजपा का 2019 में और 14 में कांग्रेस के मुकाबले जो वोट प्रतिशत था वो करीब 12-13% ज्यादा था। ये बात 2009 में कांग्रेस के लिए फेवर में थी, जब कांग्रेस के पास 46% के आसपास वोट प्रतिशत था, जबकि भाजपा का 36 था। तो ये बढ़ा हुआ वोट प्रतिशत जो है हमेशा फायदा करता है बीजेपी को। बीजेपी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन बीजेपी के नेता ये मान रहे हैं कि हमारी जीत 2.5-3 लाख वोटों से हुई है बहुत सारी सीटों पर, तो हो सकता है कि इस बार हमें वो जो मार्जिन है वो उसका कम हो जाए, लेकिन जीत को लेकर वो निश्चिंत है। ठीक है, लेकिन सुशांत जी, आपने स्टार्टिंग में जिस तरीके से ओम बिरला के लिए बोल रहे थे, हाँ, आपने स्टार्टिंग में एक बात कही, आपने कहा कि कांग्रेस ने मौका गवा दिया। यानी कि एक आकलन ये है कि कम मतदान जो हुआ है, इसका एक आकलन तो ये हुआ, एक पक्ष ये हुआ इसका कि भाई कम मतदान से सत्ताधारी दल को फायदा हुआ है और विपक्ष को भारी नुकसान हुआ है। सुमित गर्ग कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। सुमित जी, पहले चरण के मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी के कई नेता ये कह रहे हैं कि कम मतदान का उनको फायदा मिलेगा, लेकिन क्या ग्राउंड पर क्या आप लोग का आकलन है, क्योंकि पुराना जो राजनीतिक गणित है वो इससे विपरीत चलता रहा है हमेशा। राहुल जी, जहां तक घटे हुए मतदान की बात, तो मैं जानना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या सत्ता पक्ष इसका जिम्मेदार नहीं है इस नीरसता का? क्या वो चेहरा इसका जिम्मेदार नहीं है जिसके नाम पर नैरेटिव बनाकर देश में चुनाव लड़ा जा रहा था? क्या उसको नकारा नहीं गया? ये वोट परसेंटेज जो कम हुआ है वो कहीं ना कहीं उस नैरेटिव के खिलाफ जो इस देश में बनाया गया था। मैं आशुतोष जी और सुशांत जी की बात को सेकंड करता हुआ आगे चलूंगा कि वोट ऑफ परसेंटेज जो कम हुआ वो भाजपा के कार्यकर्ताओं के कम काम करने की वजह से हुआ, और उसका कारण था कि भाजपा का कार्यकर्ता भी हतोत्साहित था। उसको भी पता था कि 10 साल से किस तरह का राज हो रहा है, किस तरह से ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से इस देश को ठगा जा रहा है, किस तरह से इस देश के लोकतंत्र को मारने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं राहुल जी, कि इस देश में प्रेसिडेंशियल सिस्टम लागू करने का चोर दरवाजे से प्रयास किया जा रहा था। उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि पूरे देश में बीजेपी ने कहीं भी मोदी के अलावा किसी और की फोटो नहीं लगाई। क्या संसदीय क्षेत्र के लोगों को, तो सुमित जी, अगर उनका नैरेटिव फेल हुआ है, सुमित जी, अगर बीजेपी का नैरेटिव फेल हुआ है प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ने का, और वो लहर आपने कहा कि वो नहीं दिखी और एक सैडनेस दिखी है वोटर में, तो क्या आप ये मान रहे हैं कि ये जो लोग वोट करने गए इसमें ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने विपक्ष के समर्थन में वोट किया है? आपका वोटर बूथ तक गया है, मतदान केंद्र तक गया है? निसंदेह राहुल जी, अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा समय आप मेरे को दें तो मैं आंकड़े बता देता हूं। 2004 से लेकर 2024 तक का लोकसभा का चुनाव और 2003 से लेकर 2023 तक का विधानसभा का चुनाव अगर देखें, जब वोट ऑफ परसेंटेज कम हुआ, चाहे वो 0.9% कम हुआ, कांग्रेस को विजयश्री प्राप्त हुई, और जब वोट ऑफ परसेंटेज टर्नआउट बढ़ा तो बीजेपी को बढ़त मिली। सुरेश गर्ग जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इसका कारण यह है कि वोट ऑफ परसेंटेज जो बढ़ता है बेसिक के बाद वो बीजेपी का है। हमारा कार्यकर्ता, हमारा वोटर पूरा वोट हमेशा करता है। जो अंतर पैदा कर रहा है यही तर्क जो है भारतीय, यही तर्क जो है बीजेपी भी, यही तर्क जो है बीजेपी के लिए भी जो है काफी पॉजिटिव साउंड करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो माना जाता है, सुशांत जी इस पर मैं उनके पास आऊंगा तो वो इस पर ज्यादा विस्तार से बताएंगे कि कैडर बेस्ड पार्टी होने का क्या फायदा मिलता है। लेकिन सुरेश गर्ग जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। सुरेश जी, कहा जा रहा है कि आप लोग का जो नैरेटिव था वो फेल हो गया है, उतना उत्साह लोगों में दिखा नहीं, प्रधानमंत्री के नाम पर उस तरह का जज्बा, उस तरह का जोश मतदाताओं में नहीं था, और यही कारण बताया जा रहा है कम मतदान प्रतिशत का। क्या रिएक्शन है आपका?
देखिए, निश्चित रूप से मतदान प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन मतदान प्रतिशत कम होने से भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में जितनी 12 की 12 सीटें जीत के हम आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपके बंदे अगर गए होंगे चुनाव के दौरान में, तो देखा होगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी टेबलों पे नजर भी नहीं आए। आपने देखा होगा कि जहां जहां भी बूथ लगे हुए थे, तो बूथ के पास में एक कांग्रेस के जो कार्यकर्ता बैठते, तो कहीं पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की टेबलें लगे नजर नहीं आई थी। तो इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जब टेबलें नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां अवेलेबल नहीं है, तो कांग्रेस को कैसे उनके पक्ष में मतदान चले जाएगा। हाँ, निश्चित रूप से मतदान कम हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे नुकसान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीत के आएगी। उसका रीजन ये है कि हमारा जो कार्यकर्ता है, हमारा जो मतदाता है, वो सुबह की सुबह ही वोट डाल के चला गया वो। तो इसलिए आप ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है ना कि साहब मोदी, अरे भैया आज भी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी। हाँ, हमारे पास में एक सबसे बड़ा लीडर है, तो हम उनकी फोटो छापेंगे, क्यों नहीं छापेंगे। हमारा विश्व का सबसे बड़ा लीडर है। और फिर भी अभी भी हम दावे के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे 12 की 12 सीटें जो अभी प्रथम चरण में चुनाव हुए हैं राजस्थान के अंदर, वो सब जीत के आ रही है। कहीं पे भी अपना कोई संशय नहीं है कि कहीं पे भी हमारे, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है, जो हमारा मतदाता है, वो हमारा मतदाता निकल के आया और उन्होंने वोट दिया। हाँ, ये चीज जरूर हो सकती है कि हमारा जो पहले 5 लाख 6 लाख वोटों से जीत रहे हैं, तो वो हो सकता है कि 4 लाख। लेकिन ये तो आप मानेंगे कि उस तरह की लहर और एक जो वेव होती है जो पिछले 2 आम चुनावों में देखने को हमें मिली, जिसका जिक्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी कर रहे थे, वो वेव इस बार आप लोग बनाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन आशुतोष रावत जी, सुशांत पारिक जी और दोनों गर्ग साहब, अब हाफ टाइम हो गया डिस्कशन का और अगले हाफ में मैं चाह रहा हूं 2 अहम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सुशांत जी से शुरुआत करते हैं। सुशांत जी, कैडर बेस्ड पार्टी जो होती है, उसका कितना लाभ इस तरह की सिचुएशंस में हम लोग गणित उसका लगा सकते हैं कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है। ये एक पक्ष ये भी कह रहा है कि उसका कैडर तो 100% गया होगा वोट डालने के लिए, कमी रह गई है तो विपक्ष की रह गई है। तो ये जो कैडर होता है, इसका कितना बड़ा लाभ जो है मिलता है अपने मतदाता को मतदान केंद्र तक ले जाने में? कि भाजपा एक जो है कैडर बेस्ड पार्टी है, किसी एक नेता के पीछे नहीं जाती, आमतौर पर जो विचारधारा है उसके साथ रहती है। लेकिन कांग्रेस थोड़ा सा जो इतनी पुरानी पार्टी एक विचार समूह बन गया है और अक्सर हम देखते हैं कि वो अलग अलग नेताओं के साथ है। कहीं पर सचिन पायलट के कैंडिडेट सचिन पायलट के नाम पे वोट मांग रहे हैं, कहीं गहलोत के नाम पर मांग रहे हैं, कहीं डोटासरा जी के नाम पर मांग रहे हैं। तो सारी स्थितियां जो हैं वो बता रही हैं कि चुनाव लड़ने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो वो सकारात्मक या नकारात्मक दोनों तरीके से होता है। 2014 की बात करें तो वोट प्रतिशत बड़ा बदलाव के लिए, नरेंद्र मोदी को देश की कमान सौंपने के लिए। पिछली बार पुलवामा के बाद अचानक से माहौल बदल गया था, लेकिन इस बार ना कांग्रेस ऐसी कोई उम्मीद दे पाई जनता को कि अगर मोदी नहीं तो सामने कौन। राहुल गांधी कभी कहते नहीं कि मैं पीएम बनना चाहता हूं। जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के चेहरे हैं, शायद उतना भरोसा नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद मोदी की वेव भी नहीं है, यह भी स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा माहौल नहीं बनता। तो यहां पर क्या कैडर काम करता है मतदान केंद्रों पर? सुशांत सर, इस तरह की साउंड जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां कैडर काम करता है कि जो उनका वोट फिक्स है वो उतना बूथ तक जाएगा। लेकिन इस बार कार्यकर्ताओं ने उस तरीके की कोशिश नहीं की जैसा हमें पिछले चुनाव में दिखा कि एक एक घर घर जाकर लोगों को मतदान केंद्र तक लाने की जो कवायद होती थी वो इस बार दिखाई नहीं दी। लेकिन इस वोट परसेंटेज के बाद दोनों ही पार्टियां जागेंगी और कोशिश की जाएंगी कि चुनाव प्रचार को थोड़ा सा पॉजिटिव बनाया जाए, तेजी लाई जाए और इश्यू और मुद्दों के जरिए कार्यकर्ताओं को चार्ज किया जाए। ठीक है आशुतोष जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है इस चीज को लेकर के? क्या इस तरह की सिचुएशंस में, जहां पर पिछले आम चुनावों को अगर देखें तो बड़ा मुद्दा था 2014 में, जिस तरह सुशांत जी ने जिक्र किया, बदलाव के लिए वोट हो रहा था। 19 में भी तमाम मुद्दे हमारे मतदाताओं के सामने थे। 24 में जब सिचुएशन ऐसी दिखाई दे रही है राजस्थान में कि कोई बहुत उस तरह की लहर नहीं है, उस तरह का वेव नहीं है, कोई उस तरह का राजनीतिक साउंड नजर नहीं आया, ऐसे में विपक्ष कहीं ना कहीं कैडर से, मजबूत कार्यकर्ताओं के संगठन से मात खा गया है। देखिए मैं राहुल जी, पहली चीज तो ये कि इस बार के चुनाव में कोई वेव नहीं है, मैं इस बात को नहीं मानता हूं।
मोदी वेव अभी भी काम कर रही है। मैंने जो बात कही थी वो ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने वोटरों को पहुंचाने का काम नहीं किया। मैं यहां पर पार्टी के संगठन पर सवाल उठा रहा हूं, न कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर। नरेंद्र मोदी जो वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी के लिए जो पड़ेगा, वो अभी भी इकलौता उसका फैक्टर नरेंद्र मोदी वेव ही होगी। लेकिन एक चीज और राजस्थान के लिए समझने की जरूरत है कि राजस्थान में दोनों पार्टियों के पास एक, तो यहां पर एक चीज फिर हम समझ सकते हैं, यहां पर एक चीज हम समझ सकते हैं कि जो वेव होती है, जो लहर होती है, जो एक नाम का शोर होता है और जो लोकप्रियता होती है, उसके भी तमाम अलग अलग फिर उसके स्वरूप हो सकते हैं। कई बार वो शोर में नजर आती है, कई बार वो नजर आती है सड़कों पर, और कई बार वो जिसे कहते हैं कि इनसाइड रूप से वो काम करती है। ये आप कह रहे हैं अब आशुतोष जी? जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बार का पूरा कैंपेन नरेंद्र मोदी के चेहरे को सामने रखकर लड़ रही है, और नरेंद्र मोदी ने जिस तरह के एक परसेप्शन पब्लिक के बीच में बनाया है, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरीके से जानती है, समझती है कि उसी परसेप्शन के बेस पर वो वोट प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी चीज मैं जो कह रहा था कि राजस्थान में चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, दोनों के पास में एक कैडर वोटर है। लगभग भारतीय जनता पार्टी के पास 32 से 34% अब कैडर वोटर राजस्थान के अंदर मानते हैं, तो कांग्रेस के पास भी 30% के करीब ऐसा वोटर है जो कांग्रेस के लिए वोट करता है। परिस्थितियां और स्थितियां चाहे जो हो, चाहे जिस समय नरेंद्र मोदी की वेव चल रही थी उस समय भी राजस्थान में कांग्रेस को पिछले चुनाव में भी 34% वोट मिला, और चाहे विधानसभा में जिस समय 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई थी उस समय भी अगर ये बात है आशुतोष जी, अगर ये बात है, और ये काफी हद तक सत्य बात भी है, राजस्थान में जो हमारे रिपोर्टर्स हैं उनके जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो यही आकलन निकलता है, कांग्रेस का पास भी एक कैडर है, और ये बात ठीक है आपकी। लेकिन फिर यहां से एक सवाल ये खड़ा होता है, सुरेश गर्ग साहब, पहले सुमित गर्ग जी से पूछ लेते हैं। सुमित गर्ग जी, यहां से फिर सवाल ये खड़ा होता है कि अगर आपके पास आपका मजबूत वोटर है, आपके पास वो चेन है अपने वोटर तक पहुंचने की, तो फिर कहीं आपका जो मतदाता है वो आपके नेतृत्व से, आपके कामों से या आपके प्रचार से कहीं ना कहीं वो उदासीन तो नहीं रहा कि वो पहुंचा ही नहीं? राहुल जी, नहीं, हमारा मतदाता 100% मतदान करके आया, और उसमें मोहर अभी सुरेश जी ने भी लगा। सुरेश जी ने कहा कि हमारा वोट जीत का अंतर कम होगा, तो मतलब इन्होंने स्वीकार कर लिया कि वोट इनको कम मिला है। आज ये कह रहे जीत का अंतर कम हुआ है, 4 जून को कहेंगे हार का अंतर इतना हमारा कैसे बढ़ गया। ये आप याद रख लेना राहुल जी। जहां तक बात सुशांत जी ने करी कि मोदी की लहर नहीं है, बिल्कुल नहीं है सुशांत। राहुल जी, कोई लहर उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी की लहर नहीं है, उन्होंने ये नहीं कहा मोदी की लहर नहीं है, ये तो अब उन्होंने नहीं कहा, लेकिन आप बात पूरी कीजिए। मैं बताऊं कैसे नहीं है। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले टीवी देख रहा था, हम प्रधानमंत्री जी देश को संबोधित कर रहे थे। हताश, ऊर्जा विहीन, हतोत्साहित चेहरा, कोई बात करने को नहीं, कोई मुद्दा गिनाने को नहीं, कोई काम बताने को नहीं, केवल कांग्रेस को कोस के, राहुल गांधी को कोस के निकल ली। दोबारा जब स्क्रीन खोली तो आदरणीय गृह मंत्री जी प्रकट हुए। मोदी लहर की बात नहीं कर रहे थे, मोदी की गारंटी की बात पर वोट नहीं मांग रहे थे, वो वोट मांग रहे थे पीएफआई को बैन करने पर। तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि राम के नाम पर वोट मांग रहे थे, उसको नकार दिया, मोदी की गारंटी को नकार दिया। अब ये नैरेटिव बदलना चाहते हैं, अब ये पीएफआई पे आए हैं, असली चेहरे पे आए हैं। लेकिन मैं बता देता हूं राहुल जी, ये कुछ नहीं चलेगा, एक्सपोज हो चुके हैं। बेरोजगार युवा बीजेपी के खिलाफ है, इलेक्टोरल बॉन्ड को देखकर पूरा देश इनके खिलाफ है, और ये मतदान जो हो रहा है या तो बीजेपी को नहीं हो रहा है या बीजेपी के खिलाफ हो रहा है। और मेरी बात आप याद रखना, 4 तारीख को 100% सत्य साबित होगी। 4 जून को मोदी सरकार की विदाई होगी, इस देश में एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन होगा, और वही सरकार अगले 5 सालों तक इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने का काम करेगी।
ठीक है सुरेश गर्ग साहब, ऐसा तो ये भी एक बात निकल के आ रही है कि क्योंकि राजस्थान में कई जगहों पर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया, हालांकि कहा यह जा रहा है कि वो केवल एक कुछ पॉकेट्स हैं जहां पर ऐसा है, लेकिन मतदान प्रतिशत जो निकल के आ रहा है, क्योंकि उसी पर हम उसी की बारीकियों को जरा समझना चाह रहे हैं, तो एक कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि आपके जो राष्ट्रीय मुद्दे थे, जो नेशनल पर्सपेक्टिव में आप पूरे चुनाव को देख रहे थे, और चुनाव भी लोकसभा का था, राष्ट्रीय मुद्दे बिल्कुल रूप रेलेवेंट हैं, लेकिन कहीं लोकल मुद्दों पर तो जनता ने वोट नहीं दे दिया है? देखिए, मैं आपको बार बार यही कहना चाह रहा हूं कि देखिए, कांग्रेस कुछ भी बोले, इन्होंने 2014 के अंदर भी यही बोला था कि हम जीत के आ रहे हैं, 2019 में भी बोला था यही हम जीत के आ रहे हैं, लेकिन 2014 में भी इनको हार मिली है, 2019 में भी इनको नहीं, मैं कह रहा हूं वोट अगर नेशनल मुद्दों पर हुआ है तो फिर वोट परसेंटेज बढ़ना चाहिए। निश्चित रूप से वो नेशनल मुद्दे पे ही चुनाव लड़ा गया है, हमारे विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया है कि जिस तरीके से 10 साल के अंदर जो विकास किया उस मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया। मैं कह रहा हूं इनके यहाँ तो कैंडिडेट ही नहीं थे। आज जयपुर का कैंडिडेट बोल रहा है कि साहब मेरे को तो जबरदस्ती इसमें चुनाव में डाल दिया गया, जबकि इसके पहले किसी दूसरे कैंडिडेट को दिया था, उसको बदल के इनको दिया है। और खाचरियावाद जी बोलते हैं कि साहब मैं तो ठीक है, सुशांत पारिक जी का रुख करेंगे। सुशांत जी, इसमें समझने की बात है कि अब ये भी रहेगी कि नेशनल मुद्दों पर अगर चुनाव हुआ है, और क्योंकि प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री हो या तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जब कैंपेन करने के लिए घूम रहे हैं अभी, और बीते पहले चरण के लिए भी जब कैंपेन कर रहे थे, तो राम मंदिर का विषय उनके संबोधनों में सुना गया, उनके संबोधनों में सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय आया, 370 का विषय आया। तो अगर ये विषय है तो क्या, अगर मान लीजिए 57% हम बता रहे हैं कि वोटिंग हुई, 58% के करीब, उसमें से अगर मैक्सिमम मान लेते हैं 30% बीजेपी को, ये तो क्या केवल 30% मतदाता के लिए वो मुद्दा था? अगर नेशनल मुद्दों पर चुनाव हुआ है और जनता उससे प्रभावित थी तो वोटिंग परसेंटेज उस लिहाज से तो बढ़ना चाहिए था। बिल्कुल राहुल, और जो सुमित जी कह रहे हैं कि वेव का जो सवाल है, मैंने ये कहा था कि पिछली बार की तरह या 2014 की तरह वेव इस बार नहीं दिखाई दी, साउंड नहीं किया। हालांकि ये भी सच है कि मोदी का विकल्प अभी भी नहीं कांग्रेस ढूंढ पाई है। ये भी जनता से जब हम बात कर रहे थे कि मोदी नहीं तो कौन, तो शायद इसका जवाब नहीं उनके पास होता है। मोदी अभी भी सबसे बड़ा चेहरा है, और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अगर हमने 10 भाजपा के समर्थकों से बात की तो उन्होंने यही कहा कि मोदी के नाम पर हम वोट डाल रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद राजस्थान की इस बार की पॉलिटिक्स जो लोकसभा की है वो केवल और केवल राष्ट्रीय मुद्दों के सहारे नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि अगर हम बात करें सीट वाइज, चूरू का जो मसला है, राजेंद्र राठौड़ वर्सेस राहुल कसवा की जंग थी, जो झाझड़िया हैं, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनका जिक्र उतना नहीं हुआ। लेकिन राहुल कसवा ने भी कहीं भी अपने चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला, वो राजेंद्र राठौड़ पर ही अटैक करते रहे। जाटलैंड में नागौर की बात करें तो स्थानीय आपसी बहसबाजी, पुरानी जो अदावत है उसी की चर्चा होती रही, यानी पूरी तरीके से जाति का चुनाव था। और इसी तरह की तस्वीर हम अलवर में या दौसा में देख सकते हैं। कुछ एक जगहों पर, कुछ सीटों पर राम मंदिर की बात हुई, लेकिन उतने बड़े पैमाने पे नहीं, क्योंकि क्या होता है कि जब कोई चीज बन जाए, क्लाइमैक्स जो है वो हो जाए, उसके बाद शायद उस तरीके से वो जो मुद्दा है वो मैजिक उसका क्रिएट नहीं होता है। राम मंदिर बन चुका है, राम मंदिर बनने के बाद अब क्या, ये भी एक सवाल है। सीए को लेकर कोशिश हुई, उतनी गूंज यहां पर सुनाई नहीं दी, लेकिन इन सब के बावजूद जनता ये मानती है कि मोदी मैजिक अभी भी है, लेकिन उस तरह का नहीं है। और ये केवल पीएम नरेंद्र मोदी के साथ नहीं, बड़े से बड़े नेता के साथ ऐसा होता रहा है कि एक समय के बाद धीरे 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 कुछ जादू कम होता है, लेकिन जादू बरकरार है। और जो वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा है, हम उसकी बात कर रहे हैं कि अगर मैजिक होता या उस तरह की लहर होती तो शायद वोट प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा हो सकता था। बिल्कुल। आशुतोष रावत जी, डिस्कशन के अंत में इसको डिस्कस जरा कर लेते हैं कि अब अगला जो चरण है, 26 अप्रैल को मतदान होना है, दूसरे चरण के लिए वोट डलेंगे, उसमें प्रतिशत जो मतदान का होगा उसके गणित पर अगर आप थोड़ा सा अंत में वाइंड अप लाइन दे दें कि अब कितना प्रतिशत आने वाले मतदान में रहने वाला है और किस पार्टी के लिए कौन सा गणित जो है वो ठीक रहेगा। देखिए राहुल जी, एक चीज तो ये समझने की जरूरत है कि जो मतदान प्रतिशत गिरा है वो दोनों राजनीतिक दल के प्रवक्ता भले ही दावा कर रहे हो कि यह एक तरफा उनको गया है, विपक्षी को वोट नहीं गया है, लेकिन असलियत यह है कि दोनों बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही इस बात से चिंतित है कि यह मतदान प्रतिशत क्यों गिरा है। और मुझे लगता है कि अगला चरण जो 26 अप्रैल को होने वाला है राजस्थान के अंदर,
उस चुनाव के लिए यह दोनों बड़े राजनीतिक दल अपनी तमाम ताकत को झोंकेंगे। हालांकि इस एक हफ्ते में मौसम भी बदलेगा और ज्यादा गर्मी पड़ेगी, लेकिन अभी जिस तरह के बहाने का, जिस तरह की चीजों का दोनों पार्टियां बचने के लिए रास्ता ढूंढ रही हैं कि गर्मी बहुत ज्यादा थी, उसकी वजह से वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों राजनीतिक दल इस बात से चिंतित हैं अंदर ही अंदर और विशेष प्रयास करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ में नेताओं को भी जुटना पड़ेगा और मुझे लगता है कि शायद राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के या मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के बड़े नेता या अमित शाह और मोदी, अमित शाह तो आज भी राजस्थान के अंदर है और मुझे लगता है कि मोदी भी अगले 2-3 दिन के अंदर 2-3 बड़ी सभाएं राजस्थान के अंदर शायद एक बार इस वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पर करेंगे। ठीक है सुमित गर्ग जी, बहुत संक्षेप में अगले चरण के मतदान के लिए क्या प्रेडिक्शन है आपका? राहुल जी, मैंने आपको जैसे पहले ही कहा, ये देश मन बना चुका है, ये देश तय कर चुका है कि 2004 का इतिहास दोहराया जाएगा। जो वादे, जिस तरह के सब्ज बाग 2004 में दिखाए गए थे, लेकिन इस देश ने खारिज किया। 2024 में भी यह देश उसी पैटर्न पर चलेगा और 2004 की तरह वर्डिक्ट देगा और एक नई सरकार। कितने प्रतिशत मतदान होगा? दूसरे चरण की 13 सीटों पर कितने प्रतिशत मतदान होगा? मैं तो प्रार्थना करता हूं कि मतदान अधिक से अधिक हो। ऐसा क्यों भाई? आप तो ये कह रहे हैं कम मतदान पर आपको फायदा है। आप तो कह रहे हैं कम मतदान पर आपको फायदा है, फिर ज्यादा प्रतिशत क्यों आप डिमांड कर रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं राहुल जी, मेरी बात समझो। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मतदान हो। पॉलिटिकल पार्टी कौन जीतती है हारती है ये दूसरी चीज है। ठीक है। बात यह है कि मतदान। सुरेश गर्ग जी, आपका प्रेडिक्शन क्या है? अगले 13 सीटों, अगले दूसरे चरण में 13 सीटों पर मतदान है राजस्थान में, क्या प्रेडिक्शन है आपका? निश्चित रूप से 2019 के अंदर जो मतदान प्रतिशत है उससे ज्यादा मतदान प्रतिशत 26 तारीख के जो चुनाव है उसमें होगा। और मैं फिर कह रहा हूं आपको, राजस्थान में 25 की 25 सीटें जीत के आएंगे। और तो मतदान ज्यादा होने से जीतेंगे या कम होने से, ये बता दीजिए। अभी 26 तारीख को फिर आपके साथ बैठूंगा, आज की वीडियो दिखाऊंगा। बिल्कुल मैं कह रहा हूं कि हमारा मतदान प्रतिशत अभी देख लेना आप, 26 तारीख के इलेक्शन में जो पिछला जो मतदान प्रतिशत है उससे ज्यादा मतदान प्रतिशत होगा। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं ये चीज। अपन अगली बार 26 तारीख सभी यही चाहते हैं कि मतदान प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बढ़े और सभी लोग दूसरे चरण में और भी ज्यादा उत्साह के साथ मतदान करेंगे। इसी बात को लेकर हम सभी लोग आश्वस्त हैं। एक पॉइंट पर कांग्रेस और बीजेपी एक साथ सुशांत जी नजर आ रही है। इट्स अ गुड थिंग। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित गर्ग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश जी आपका भी शुक्रिया, आशुतोष जी बहुत शुक्रिया, सुशांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के दाव में हम लोग चर्चा कर रहे थे पहले चरण में हुए मतदान प्रतिशत के अलग अलग मायनों पर। इस तरह की तमाम चर्चाएं जारी रहेंगी। आप देख रहे थे एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।